हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। लाइक करिए क्लास को और यहीं पे पढ़िए जो पढ़ना है। पीडीएफ के लिए मत बोलना, प्लीज मत बोलना। रीजंस आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस। मैं बार बार आपको एक ही बात नहीं बोलूंगी। तो हो सके तो क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कंटेंट अच्छा लग रहा हो, जितनी आप मेरी हेल्प करेंगे उतनी जल्दी आपको पीडीएफ्स मिलेगी। तो 1000 और 1500 सब्सक्राइबर्स का मेरा टारगेट है, क्योंकि उसके बाद जो है यूट्यूब हमें पे करना शुरू कर देता है। मैं पैसे आपसे नहीं लेना चाहती। मैं पैसे असल में किसी से नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड एंड वेरी वेल सेटल्ड इन माई लाइफ। तो मैं सिर्फ अपने पैशन के लिए पढ़ा रही हूँ। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कि फ्री में दी हुई चीजों की बिल्कुल कदर नहीं होती है दुनिया में। लेकिन मैं आपसे 500-400 रुपए चार्ज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इनके पीडीएफ्स के प्रिंट निकलवा लोगे ना आप, मेरे लिए उतना ही बहुत है। वो पढ़ लेना केवल आप, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए बिना कोई ज्यादा भूमिका रचे हम शुरू करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर, दैट इज ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मार्केटिंग मिक्स जो होता है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें आई हैव वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, व्हाई द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ जो मार्केटिंग मिक्स है, what are various kind of mixes are there, and what are the mix that are traditional, and what are the contemporary, or what are the modern marketing mix। उसको आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या करना है, रिलेट करना है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखना है एज अ कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, इंटीग्रेट करना चीजों को। इंटीग्रेटेड एससीएम खुद क्या होता है, टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की 3-4 चीजें यहाँ पे, आई होप आपके हाथ में सिलेबस होगा। तो ये चीजें, अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोचेस टू एचआरएम, एंड देन कम्स योर, सॉरी एक चीज मुझे लगता है इसमें ये मिसिंग है, ये वाला पार्ट आई थिंक मिसिंग है इसमें, या ये आगे मिलेगा कहीं, कोई बात नहीं, होगा इसमें जरूर लिखा होगा। तो आप ये निशान लगा लेना, मार्केटिंग मिक्स, एससीएम एज कोऑर्डिनेशन फंक्शन, इंटीग्रेटेड एससीएम एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ से यहाँ तक की आपकी सारी चीजें आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी। ये बीच वाली लाइन जो छुट्टी हुई है ना, मैं चेक करूंगी, ये इसी पीडीएफ में बाद में मिलेंगी या जहां भी होगी हम करेंगे। चलिए यहाँ से, नो, दैट्स फाइन। हाँ जी, जो आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, देखना पहली बात तो 4 पीस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, यही होते हैं। यही होते हैं 4 पीस, याद है 4 पीस क्या होते हैं। इनका आपने इंटीग्रेशन देखना है किसके साथ, एससीएम के साथ। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है, एससीएम इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है आर ऑलवेज अवेलेबल व्हेन द कस्टमर डिमांड। एफएमसीजी कंपनीज लाइक एचयूएल ऑलवेज कीप स्टॉक रेडी। जब भी कस्टमर को जरूरत है, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइफ बॉय चाहिए थी और आपको नहीं मिली। उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सोच के देखो कितना तगड़ा होगा, है ना। तो एससीएम से क्या है, एक तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, अभी तक हम बात की थी, मैंने क्या बताया, मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है, 4 पीस। 4 पीस का पहला पी क्या है, प्रोडक्ट। तो अब जो भी बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, देखना हर चीज में प्रोडक्ट 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 आगे आएगा। यहाँ से फिर आपका सेकंड पी शुरू होता है। तो पहली बात तो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन। ये नोट्स तो इतने अच्छे हैं कि अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा भी इन्हें पढ़ लेना तो उसे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें तो मिले ही नहीं ऐसे नोट्स कभी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है सपोर्ट करती है कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स। जो आपका जो जो भी प्रोडक्शन है उसको बाजार की डिमांड के अनुसार कस्टमाइज करवाना, बाजार की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड उत्पादन को सपोर्ट करता है क्या, एससीएम। ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है आपका, गुणवत्ता कच्चे माल की खरीद, परिवहन और भंडारण पर निर्भर करती है। आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है डिपेंड्स ऑन दी रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग जितनी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी, टूटे फूटे नहीं का सामान आपका खराब नहीं होगा, और आपका जो फिनिश्ड गुड्स आएगा उसकी क्वालिटी भी एज पर दी बेंचमार्क्स होगी। तो ये तीनों चीजें तो थी पहले पी से रिलेटेड, दैट वाज प्रोडक्ट। अब आती है बात आपकी सेकंड पी की, दैट इज
प्राइस कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अगर प्रोड्यूसर की खुद की कॉस्ट कम आएगी तो इट इज नेचुरल कि वो जो अपने प्राइसेस हैं वो कम रखेगा, ठीक है। वो अपनी कॉस्ट जो है उसे कम रखेगा और इससे होगा क्या कि कंपनी को फायदा होगा और प्रोडक्शन जो उसके कस्टमर्स हैं उन्हें भी फायदा होगा। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, आपको कंपटीशन में एज कैसे मिलता है एज मार्केटर? जब आपकी कॉस्ट लोअर हो या तो या फिर आपके प्राइसेस हाई हो, तो आप अपनी कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं? प्राइस तो हम हाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेल भी करनी है चीजें। तो लोअर सप्लाई चेन की कॉस्ट अगर आपकी आएगी तो उससे आपके जो ओवरऑल खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चीपर हो जाएंगे देन दी कॉम्पिटिटर। उसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके प्रोडक्ट सस्ते बिकेंगे, ज्यादा बिकेंगे। क्वालिटी नेटवर्क, अब यहाँ तक प्रोडक्ट प्राइस था ना, यहाँ से आपका पी तीसरा शुरू होता है, कौन सा? प्लेस। प्लेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंश्योर करता है एफिशिएंट प्लेस यूटिलिटी, गुड्स अवेलेबल हैं जहां चाहिए वहां पे। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, अगेन प्लेस वाला। प्रॉपर वेयर हाउसिंग लोकेशन जो होती है वो रिड्यूस करती है इन डिलीवरी टाइम। कैसे? सही जगह पे अगर गोदाम है, मान लो आपका जो स्टोर है वो कहीं पॉश एरिया में है और आपका जो गोदाम है वो कहीं जाके दूर खेतों में बना दिया। आज आपके पास किसी कस्टमर ने आगे डिमांड करी, कहता है कि हमें लाइफ बॉय के 8 पैक चाहिए, पूरे बड़े वाले जो डब्बे होते हैं वो। आप क्या बोले कि जी पड़े तो हैं लेकिन गोदाम में पड़े हैं, गोदाम में तो कल सुबह तक ही आ पाएंगे। कस्टमर चला गया, उसको जरूरत है इस समय, वो कहीं ना कहीं से तो लेगा, आपसे नहीं वो लेके गया ना, तो उसने वो प्रोडक्ट तो खरीदना ही है, आज वो कहीं और से खरीद लेगा। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, वेयर हाउसेस जो होते हैं उनकी लोकेशन बड़ी सोच समझ के, वॉकिंग डिस्टेंस हो जहाँ पे 5-10 मिनट का, ठीक है, ऐसे एरिया में वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। यहाँ से आपका फोर्थ पी शुरू होता है बेटा, यहाँ से फोर्थ पी शुरू होता है, दैट इज योर प्रमोशन। दैट इज योर प्रमोशन। ऐसे रिलेट करते हैं चीजों को जो आपके सिलेबस में उन्होंने आंखें बंद करके चिपका दिया ना सब कुछ, ग्रेजुएशन वाला। आप ग्रेजुएशन की बुक पढ़ने बैठेंगे तो वहां आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, और वो 4 चैप्टर जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा जो चीजें मैं आपको यहाँ पे 1 सेकंड में बता रही हूँ कि चीजों को कैसे रिलेट करना है। जितना जल्दी लिंक करोगे चीजों को, मैंने एक चैप्टर में एक एक वीडियो में आपको 4 पीस करवाए, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि उन 4 पीस को कैसे आप जो है एससीएम से ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो है आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्या चीज मैं बता रही हूँ आपको। तो सब्जेक्ट कितनी भी डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है, चाहे ये 50 यूनिट से बना के दे देते ना, बुक्स वही कुछ 36, 37, 38 बुक्स हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं है, लेकिन उतनी पढ़नी आपके लिए भारी हो जाती है, वो मुझे पता है। अच्छा जी, प्रमोशन पे चलते हैं। प्रमोशन इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि प्रमोशंस जो होते हैं ये केवल तभी सक्सेसफुल होंगे अगर ये जो आपका स्टॉक, आपने ना एक एग्जांपल सोचो, एक एग्जांपल सोचो कि आपने ना बहुत सारी वो ले ली प्रमोशनल एक्टिविटीज, तो आपने बहुत करवा दी। कैसे? आपने हर जगह पे मतलब रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट करवा दी, हर जगह आप ही आपका प्रचार दिख रहा है, लेकिन जब कस्टमर लेने आया गुड्स को तब आपके पास गुड्स अवेलेबल ही नहीं थे, तो प्रमोशन का कोई फायदा नहीं है। कैसे अवेलेबल होंगे? जब आपका एससीएम ठीक होगा, जब आपका एससीएम ठीक होगा। तो दिख रहा है कैसे चीजें इंटर रिलेटेड है। असल जिंदगी में भी ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। उसके बाद आता है आपका आफ्टर सेल सर्विसेज। एससीएम जो है ये सपोर्ट करता है क्विक रिप्लेसमेंट, बताया ना मैंने, रिवर्स सप्लाई, तो क्विकली रिप्लेस हो जाती हैं चीजें, वारंटी जो मिल जाती है आपको समय पे। तो इससे आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं वो इफेक्टिव। आफ्टर सेल सर्विसेज अगेन आपका प्रमोशन का पार्ट होती है, वैसे ये प्रोडक्ट का पार्ट होती है, वैसे ये प्रोडक्ट का पार्ट होती है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे वो उस लेक्चर में बताया हो, वो लेक्चर देखना एक बार जिसमें मैंने 4 पीस कराए। स्पीड ऑफ डिलीवरी, जैसे कि 1 डे डिलीवरी है ना, 1 डे डिलीवरी जो अमेजोन अमेजोन देता है आपको, तो वो कैसे पॉसिबल है अगर एससीएम आपका इफेक्टिव इफेक्टिव है केवल तभी। बाबू वॉल्यूम वॉल्यूम कम कर। सपोर्ट फॉर ब्रांडिंग, स्ट्रॉन्ग एससीएम जो है आपका ये ट्रस्ट बिल्ड करेगा ब्रांड के लिए, ठीक है। तो हमेशा जो आपका गुड्स है वो अवेलेबल है ऑन टाइम, जब चाहिए जहां चाहिए वहां अवेलेबल है। कस्टमर लॉयल्टी, एससीएम जो है और मार्केटिंग दोनों चीजें मिलकर क्या इंश्योर करती हैं, दोनों मिलकर विश्वसनीयता से ग्राहकों को जोड़े रखने का काम करती हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई हैं।
13th पॉइंट में एससीएम जो है कैसे हेल्प करता है 4 P's को इफेक्टिव बनाने में। इंटीग्रेशन ऑफ 4 P's कैसे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ऑल डिपेंड्स ऑन एससीएम की एफिशिएंसी। समझ में आ गई ना? यहाँ तक की जो हमने 12 पॉइंट्स में जो कहानी पढ़ी है वो पूरी आपको 13th पॉइंट में इसने सबस्यूम करी है। कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन है 4 P's का वो तभी पॉसिबल है अगर आपका एससीएम जो है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्रिएट तभी होगी। वैल्यू का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कब इंक्रीज होती है? जब उतने ही पैसे में आपको बेटर क्वालिटी या बेटर सर्विसेज मिल रही हैं। तो कैसे? अगर आपकी जो डिलीवरी है पहले 15-15 दिन में आया करती थी, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लगते थे, अब वो डिलीवरी चार्जेस भी रिड्यूस हो गए और टाइमली डिलीवरी भी हो रही है गुड्स की। तो इससे जो वैल्यू है कस्टमर के, वैल्यू का मतलब तो समझते हो ना कि हम कितनी, मार्केटिंग में वैल्यू का अर्थ होता है कि कस्टमर कितनी तवज्जो देता है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विस को। आपका जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल है, इसकी सक्सेस क्यों, क्यों इसकी सक्सेस, ये हमेशा सक्सेसफुल क्यों रहता है? क्योंकि इनका जो एससीएम है ना बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा। आप सोच नहीं सकते, इन्होंने जो चीज कह दी 3 दिन में डिलीवर करेंगे तो ये 3 दिन में डिलीवर करते हैं। आपको शायद मार्केट में दिवाली में कोई चीज ना मिले, मार्केट में शायद आपको दिवाली पे कोई चीज ना मिले, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हमेशा, सोचा है कैसे, सोचा है कभी कैसे? बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है इनका। ठीक है। एक पॉइंट वहां, एक एक टॉपिक आपका वहां पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एससीएम एज अ कोऑर्डिनेशन फंक्शन। एससीएम कोऑर्डिनेशन फंक्शन की तरह कैसे काम करता है बेटा? कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि दो चीजों के बीच में एक ब्रिज का काम करना। तो ये ब्रिज फंक्शन का काम करता है, अलग अलग विभागों के बीच में कड़ी का काम करता है। अभी अलग अलग विभाग क्या है और इनके बीच में कड़ी होने की क्या जरूरत है, ये फर्स्ट लेक्चर में देखना, यहाँ दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। ये सुनिश्चित करता है कि कच्चा माल समय पर उपलब्ध हो, टाइमली डिलीवरी। यस। देन प्रोडक्शन की अलाइनमेंट। एससीएम जो होता है उत्पादन शेड्यूल को मांग पूर्वानुमान से जोड़ता है, यानी एससीएम अलाइंस प्रोडक्शन शेड्यूल विद डिमांड फोरकास्टिंग। जैसी सी डिमांड है वैसा वैसा सही प्रोडक्शन करते जाइए। तो प्रोडक्शन की अलाइनमेंट होती है आपकी डिमांड के साथ। मार्केटिंग सपोर्ट। एससीएम इंश्योर करता है गुड्स आर रेडी व्हेन दी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट, कि जब आपकी मार्केटिंग अभियान शुरू हो तब गुड्स वहां पे अवेलेबल हो। यूं नहीं है प्रचार करना शुरू कर दिया गुड्स है ही नहीं आपके पास। गुड्स अवेलेबल कैसे होंगी? जब अगर आपकी जो सप्लाई चेन है वो ठीक से काम कर रही होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। फाइनेंस कोऑर्डिनेशन। फाइनेंस कोऑर्डिनेशन मैंने बताया ना, पैसे वाला पैसा नहीं देगा तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो फाइनेंस का कोऑर्डिनेशन भी कैसे एससीएम करता है? कैसे? कैश फ्लो फॉर द सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सप्लायर और वितरकों के लिए नकदी का प्रवाह ये संभालता है। मैंने बताया था ना 3 चीजों का फ्लो होता है इसमें। आपका जो उसमें से एक आपका फाइनेंस का फ्लो भी होता है। लॉजिस्टिक्स का जो इंटीग्रेशन है वो करता। देखना, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड डिलीवरी, इन तीनों चीजों को जब तक सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा तो इन तीनों का ही कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है मटेरियल फ्लो। इंश्योर करना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन। ठीक है। जो रॉ मटेरियल है वो निरंतर आता रहे आपके पास गोडाउन में। इंफॉर्मेशन फ्लो, ये जो एक तो मैंने आपको बताया मटेरियल का फ्लो, देन इंफॉर्मेशन का फ्लो, देन आपका फाइनेंस का फ्लो। तो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब? आपको इन्फॉर्मेशन से क्या करना है? आपको इन्फॉर्मेशन जैसे कि ट्रैक करना है ऑर्डर्स को, डिमांड को फोरकास्ट करना है कि कितनी डिमांड इन फ्यूचर हो सकती है, लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं या कोई क्राउड नहीं है, तो वो चीजें आपने पता करनी है। सप्लायर की अपडेट्स आपको मिलती हैं किससे? इंफॉर्मेशन से। कैश फ्लो मैनेजमेंट। टाइमली पेमेंट्स टू सप्लायर, क्रेडिट टू कस्टमर्स। सप्लायर को समय पे भुगतान और ग्राहकों को क्रेडिट की सुविधा। क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन, अगेन वही चीज है ये, कि अलग अलग थलग पढ़ के काम करेंगे तो सबका नुकसान है और इकट्ठे काम करेंगे तो सबका फायदा है। कस्टमर डिमांड की अलाइनमेंट, जैसे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये कोऑर्डिनेट करती है आपकी, किस चीज को कोऑर्डिनेट करती है? ये कनेक्ट करती है डिमांड और सप्लाई को। मैं एक बार वॉइस चेक कर लूँ, एक लेक्चर में बीच में ऐसे मुझे नहीं पता कैसे वॉइस कट हो जाती है। तो हाँ अभी तक ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एससीएम जो है ये कोऑर्डिनेशन, इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपनीज टू अडॉप्ट द सडन चेंजेस। ठीक है। एकदम से अगर कोई बदलाव आ गया, एकदम से बदलाव आने का मतलब होता है कि कई बार ना आप देखते हैं ना मौसम में
जैसे कि अब का अगर हम एग्जांपल लें, इट इज सितंबर 2025, तो फिलहाल क्या हो रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो सडन चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो आपकी इन फ्यूचर क्या होने वाली है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ होने वाली है क्योंकि बीमारियां फैलने वाली है दुनिया भर की। तो उन्होंने क्या है, उन उस कंपनी ने ये देखना है अब कि इस बदलते माहौल के अनुसार सप्लाई चेन जो है वो रिजिलियंट होनी चाहिए अपनी, है ना। दूसरी चीज, जो आपका रिस्क है वो मैनेज करता है, ये कैसे मैनेज करता है, जैसे कि आपका जो डिस्ट्रप्शंस हैं सप्लाई में वो अगर कम हो जाती हैं तो आपके जो मैनेजमेंट के जोखिम है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन जितनी डिसरप्ट होगी मैनेजमेंट को उतनी हेडेक ज्यादा लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन विद आईटी, आईटी के साथ इंटीग्रेशन कैसे, आरएफआईडी, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईआरपी, ये चीजें हम करवा चुके हैं ना एमसीक्यूज में। हाँ जी, एमसीक्यूज कर लिए हमने पहले चैप्टर के, वेरी गुड। उसमें हमने किया है ये क्या क्या चीजें होती हैं, इनकी आपसे पूछी जाएगी तो केवल फुल फॉर्म वो याद कर लेना। क्या उदाहरण है इसका, इसका उदाहरण है कि रिलायंस रिटेल इंटीग्रेट करता है प्रोक्योरमेंट को, लॉजिस्टिक्स को एंड सप्लाई को फॉर स्मूथ ऑपरेशंस, ठीक है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अब क्या किया था हमने, हमने किया था जो आपके मार्केटिंग के जो फोर पीस हैं उनको आपने किसके साथ रिलेट किया, उसको आपने रिलेट किया था एसकेएम के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या करेंगे, तो ये बताती हूँ। ये रहा सिक्स जो पॉइंट है, इट इज इंटीग्रेटेड एससीएम एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इंटीग्रेटेड एससीएम एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड एससीएम का मतलब होता है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर्स, इन सबको एक यूनिट फंक्शन के तौर पे काम करवाता है, यानी सबको एक इकाई की तरह काम करवाता है। अगेन वही बात है, सब अगर अलग अलग काम करने लग जाएंगे ना तो किसी का कोई भी फायदा उसमें नहीं होगा, सब इकट्ठे काम करेंगे तो सबका बेनिफिट होगा। System thinking. Focus focus is on the focus is on the entire supply chain, not on the individual functions. Again वही बात है, एक ही बात को बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो सोच के देखोगे ये बात कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि जो आपने काम जो करना है ना वो सिस्टम की सोच रख के करना है, यूं नहीं करना कि मेरा मोटिव ये है ना, पूरे सिस्टम का क्या मोटिव है, पूरी सप्लाई चेन का क्या मोटिव है। तो आपका जो मेन जो एससीएम है उसको इंटीग्रेटेड ही रखना है और उससे इंटीग्रेटेड सोच के ही उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसी से आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो कम आएगी। एफिशिएंसी गेन्स का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है उसको अवॉइड करना। एकीकृत कार्यों से क्या होगा कि पुनरावृत्ति खत्म हो जाएगी, पुनरावृत्ति खत्म होने का क्या मतलब होता है कि सप्लायर, हमने ना हमने ना इन सबको इंटीग्रेट नहीं किया, हमने किस किस को इंटीग्रेट नहीं किया, मैन्युफैक्चरर को किसी पर्सन ने अगर ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर उसने मैन्युफैक्चरर को दिया, वो ऑर्डर उसने सप्लायर को भी दे दिया। सप्लायर अलग से उसके लिए वो गुड्स लेके घूमता हुआ जा रहा है डांस करता हुआ, और मैन्युफैक्चरर कह रहा है ना मैं सीधा ही पहुंचा दूंगा उसके पास वो गुड्स। एक पर्सन है, उसने एक टाइम पे एक गुड्स मांगी है तो वो एक ही जगह से रिसीव करेगा ना, दोनों से तो करेगा नहीं। यहाँ क्या है, दोनों अलग अलग अपने मथन में चल रहे हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा, इसका अल्टीमेट जो लॉस है वो ऑर्गेनाइजेशन को होगा। तो ऐसा काम नहीं करना। एफिशिएंसी कब गेन होगी, जब इंटीग्रेटेड होंगे आपके सारे डिपार्टमेंट्स, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, सारे ही पार्टनर्स में सूचना साझी होती है, ठीक है। तो सब जो जो अगर एक कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो इंफॉर्मेशन सब पार्टनर्स को पता होगी, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर है। कस्टमर सेंट्रिक, एंड टू एंड फोकस ऑन सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स, ठीक है। तो जो फोकस है वो बिल्कुल एंड टू एंड का मतलब, जैसे आपकी चैट्स होती है ना व्हाट्सएप पे, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। एक एंड कौन सा है, प्रोड्यूसर का, और एक एंड है कस्टमर का। इसके बीच में चाहे कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो अल्टीमेट फोकस है इस पर्सन का वो इसी पर्सन पे है, वो इसी पर्सन पे है कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट से, ठीक है। उसके बीच में चाहे हमें कितने ही मीडिएटर रखने पड़े, कितने ही होलसेलर रखने पड़े, कितने ही आपको रिटेलर रखने पड़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सिक्स, कोलैबोरेशन में क्या आता है, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स या फिर रिटेल वर्कर्स जो है एक पार्टनर की तरह काम कर। उसके बाद सेवंथ जो आपका पॉइंट है इसमें क्या आता है, कोस्ट रिडक्शन। कोस्ट रिडक्शन, जितनी अच्छी आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, जितनी अच्छी आपकी सप्लाई चेन की मैनेजमेंट होगी, उतना ही ज्यादा जो है कॉस्ट वो कम होती जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टोटल कोस्ट कॉन्सेप्ट। इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग वन कोस्ट, यानी मैं ये कह दूं कि ना ऑर्डरिंग कोस्ट जो है उसे कम करेंगे, ऐसा नहीं होता। सारी कोस्ट जो टोटल कोस्ट है आपको उसे मिनिमाइज करना होगा। आपको वेयर हाउसिंग की कोस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सुना है, EOQ, EOQ, वो कहाँ कहाँ काम करता है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने में ही काम करता है, ठीक है। जितनी आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी उतना ही जो आपका प्राइस है वो कम रहेगा और उतना ही जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहेगा। ये रहा ना चीप ट्रांसपोर्ट में इंक्रीज द वेयर हाउसिंग कॉस्ट, तो उसमें हम क्या EOQ में हम क्या करते हैं, हम बैलेंस ही तो करते हैं दोनों चीजों। EOQ का मैं डाल दूंगी एक छोटा सा वीडियो बना के, वैसे हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें उसके साथ ही कर लेंगे उसे। लेकिन अगर देखती हूँ मैं बीच में एक छोटा सा वीडियो EOQ का, केवल EOQ का ही बना दूंगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है कि आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है उसे बैलेंस किया जाता है, ना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो ना आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट ज्यादा हो। तो उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन। ट्रेड ऑफ्स आर मेड टू अचीव दी लोअर ओवरऑल कॉस्ट, तो न्यूनतम लागत पाने के लिए जो है वो समायोजन किए जाते हैं, ट्रेड ऑफ्स किए जाते हैं। ये मतलब एक तरह की लिवरेज, इट इज अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसे, कि एक चीज कम करके दूसरी चीज बढ़ाना है ना, एक समझौता टाइप्स। ऑप्टिमाइजेशन इधर ये देख लो, परिवहन की और आपकी वेयर हाउसिंग के खर्चे में ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। वेयर हाउसिंग, सॉरी, इन्वेंट्री बैलेंस, टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कंट्रोल करता है कॉस्ट, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट जो है वो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट या फिर वेयर हाउसिंग की कॉस्ट होती है, इसे कम करना भी आपका SCO का काम है, SCM का। उसके बाद आता है प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो प्रोसेस को जितना ज्यादा इंटरलिंक रखेंगे, जितना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रखेंगे, कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस में ऑर्डर प्रोसेस करना, परिवहन और भंडारण, ये तीनों चीजें आती हैं। इन तीनों को जितना इंटीग्रेटेड रखेंगे उतना ही फायदा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी रोल। ERP, AI एंड डेटा एनालिटिक्स जो है वो सपोर्ट करते हैं SCM के इंटरेक्शन को, ठीक है, ठीक है। रिस्क शेयरिंग, इंटीग्रेटेड SCM जो है ये स्प्रेड करता है रिस्क को अक्रॉस पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स हैं उनमें SCM का जो रिस्क होता है उसको क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड ओवर कर दिया जाता है। और उसके बाद आपका आता है कि क्योंकि फिर एक पार्टनर पे ज्यादा बर्डन नहीं रहता ना। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखा है हमने कि वॉलमार्ट ने इंटीग्रेट किया है सप्लायर्स को, IT लॉजिस्टिक्स को, और उन्होंने रिड्यूस कर दिया अपनी टोटल कॉस्ट को, काफी कम कर दिया है। इसीलिए उनकी सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस है कुछ 50 एक क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे इसी के साथ। कहाँ मिलेंगे, MCQs वाली जो हमारी सीरीज चल रही है ज्ञान गंगा सीरीज, उसमें आपको ये MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो टिल नाउ अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो आपका, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, आप उसमें लिख सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, फीडबैक आता है तो मुझे अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चे सच में सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और PDF के लिए मत बोलना प्लीज, जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक PDF के लिए तो आप मत बोलना। तो लेक्चर देख लिया होगा, अच्छा लगा होगा, फीडबैक दे देना और जुड़े रहिए कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स एजुकेशन के साथ। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स के लिए, ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस के लिए आपके पेपर में इनसे 100% सहायता आपको मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।